नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। उम्मीद है आप सब घर पे सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। साथ ही सरकार द्वारा निर्धारित गाइडलाइन का पालन आप ज़रूर कर रहे होंगे। कोरोना महामारी ने आपकी पढ़ाई को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है, पर डोंट वरी, आज अपन जो पढ़ने वाले हैं वह है भारत में जीएसटी एक परिचय। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि पढ़ाने के लिए जो मैंने कंटेंट यूज़ किया है वो काफ़ी क्वालिटी वाला कंटेंट है। आप इसके नीचे देख सकते हो, कॉपीराइट का जो साइन है फर्स्ट स्लाइड में, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, जीएसटी को अपन ऐसे किसी भी किताब से पढ़ नहीं सकते, क्योंकि यह एक एक्ट है और एक्ट का पढ़ना अपन को ऐसे कंटेंट से इसको पढ़ना पड़ेगा जिससे अपन का पूरा एक्ट कवर हो। ठीक है, तो जीएसटी को लॉन्च करने वाली जो संस्था थी इंडिया में वो है ICAI, यानी कि द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। इसी ने इस जीएसटी का पूरा फ्रेमवर्क, इसका होमवर्क, इसकी सारे एक्ट सेक्शन सब कुछ बनाने में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है वो है ICAI का। तो गाइस, मैंने इसी कंटेंट को आपको पढ़ाने के लिए यूज़ किया है और उम्मीद है कि आप जीएसटी को अच्छी तरह समझ पाएंगे। इसके कंसेप्ट, इसकी अवधारणा, इसके प्रोविज़न्स सबको मैं इस कवर करने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में। वैसे तो ये लेसन काफ़ी लंबा है, वीडियो को जहाँ तक है 20 से 25 मिनट में कवर करने की कोशिश करूँगा ताकि आप लोगों को बोरिंग ना लगे। इस चैप्टर को हम 3 या 4 वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले मैं इंडेक्स के तौर पे इस चैप्टर में जो चीज़ें हैं अपन को पढ़नी हैं उनको ब्रीफ में आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले इस चैप्टर में अपन जो देखेंगे वो है कर की कंसेप्ट। ठीक है, नॉट जीएसटी। अपन को सबसे पहले कर का कंसेप्ट समझना है, आखिर में जीएसटी है क्या और कर क्या है, इसको लगाने के उद्देश्य क्या होते हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष करों की अवधारणा, 2 प्रकार के कर हैं और उनमें किस तरह के अंतर होते हैं, ये अपन इस चैप्टर में देखेंगे। अप्रत्यक्ष करों की विशेषताएं और भारत में उन करों का क्या महत्व है वो भी अपन इसमें देखेंगे। जीएसटी की अवधारणा, जीएसटी की आवश्यकता भारत में क्या है वो अपन देखेंगे। भारत में प्रचलित जीएसटी की संरचना और जीएसटी के प्रचलन से विभिन्न होने वाले लाभ। ठीक है, भारत में जीएसटी का क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या इसकी संरचना है और जीएसटी से भारत को क्या लाभ होंगे वो अपन इस चैप्टर में देखेंगे। विभिन्न करों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या हैं, जीएसटी में संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता क्यों हुई वो भी अपन इस चैप्टर में देखेंगे। साथ ही संविधान का 101वां संशोधन अधिनियम 2016 जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कि सिर्फ जीएसटी को लागू करने या जीएसटी को लाने के लिए संविधान में संशोधन किया गया है। अब संविधान में संशोधन करने की ज़रूरत कहाँ पर पड़ती है ये चीज़ अपन इसी चैप्टर में देखेंगे। ये चैप्टर सिर्फ जीएसटी का एक इंट्रोडक्शन मात्र है, बट अगर आप लोग इसको ध्यान से पढ़ोगे, समझोगे, तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद जीएसटी का लगभग 60% मैटर आप यहीं पर समझ जाओगे। बाकी तो उसके प्रोविज़न हैं जिनको सिर्फ अपने को देखना है, पढ़ना है, उसको समझना है। बस जीएसटी एक परिचय, ये इंट्रोडक्शन आपने अगर सही से देख लिया तो लगभग 60% जीएसटी आपने पढ़ लिया। तो गाइस, प्लीज़ ध्यान से पढ़ें और कोई भी प्रॉब्लम या कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए अपन अगली स्लाइड में चलते हैं। देखिए, जो इंडेक्स था उसी को एक डायग्राम से इनको बताया है। इस चैप्टर में अपन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर देखेंगे और अप्रत्यक्ष करों की विशेषताएं, भारत में जीएसटी का इतिहास, जीएसटी की अवधारणा, जीएसटी की आवश्यकता भारत में क्यों है, जीएसटी का फ्रेमवर्क इंडिया में क्या है, जीएसटी के लाभ और संवैधानिक प्रावधान जो कि ऊपर अपन ने देखे हैं, वही चीज़ अपन को इसमें पढ़नी है। सबसे पहले जो है वो है जीएसटी का बैकग्राउंड, यानी कि टैक्स का बैकग्राउंड। आखिर में टैक्स क्यों लगाए जाते हैं, क्यों उनकी ज़रूरत पड़ती है, टैक्स होते क्या हैं, वो छोटी छोटी चीज़ें अपन इसमें देखते हैं। देखिए, किसी भी सरकार को जनता के हित में बहुत सारे वे करने होते हैं जिनको सामान्यतः अपन सार्वजनिक वे कहते हैं। फॉर एग्जांपल, हॉस्पिटल हैं, सड़क हैं, अस्पताल हैं, ऐसे चीज़ों के लिए सरकार को काफ़ी पैसों की ज़रूरत पड़ती है। बट सरकार के पास इनकम के सोर्स कुछ सीमित सोर्स होते हैं, जैसे विदेशी सहायता है और क्या नाम से लोन है, विदेशों से अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से लोन लेती है, पर सारी आवश्यकताएं इन चीज़ों से पूरी नहीं होती। तो एक दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो होता है टैक्स। सरकार
जनता पे टैक्स लगाती है और टैक्स से जो पैसा कलेक्ट होता है उससे वो इन खर्चों को करती है, जनता को सुविधाएं प्रदान करती है। ठीक है, तो अपन कर का अर्थ अपने को समझना है। टैक्स होता क्या है? देखिए, अगर मैं आपको बताऊं एक डेफिनेशन के तौर पे, तो कर एक अनिवार्य भुगतान है। ध्यान से सुनिएगा, कर एक अनिवार्य भुगतान है जो जनता द्वारा बिना किसी प्रतिफल के सरकार को चुकाया जाता है। इस लाइन को थोड़ा ध्यान से पढ़िए, मैंने क्या बोला? कर एक अनिवार्य भुगतान है, कंपल्सरी पेमेंट है। ये आप अपनी मन मर्जी से नहीं, एक कंपल्सरी पेमेंट हो गया जिसका भुगतान आपको सरकार को करना होता है और कोई प्रतिफल आपको इसके बदले नहीं मिलता है। ठीक है, अब देखिए स्लाइड में क्या लिखा हुआ है। कर की डेफिनेशन इसमें बताई गई है कि सरकार को सहारा देने के लिए व्यक्तियों और संपत्तियों के स्वामियों पर आवश्यक भार है। कर क्या है? सरकार को सहारा देने के लिए व्यक्तियों और संपत्तियों के स्वामियों पर आवश्यक भार हैं, जिसमें विधायी अधिकार के द्वारा भुगतान प्राप्त किया जाता है। विधायी अधिकार, अंडरलाइन कर लीजिए इसको। देखिए, अगर कोई वर्ड आपको कोई समझ में नहीं आए तो उसको कमेंट में मुझे मेंशन कीजिए ताकि मैं उसको एक्सप्लेन आपको कर दूंगा। विधायी अधिकार के द्वारा भुगतान प्राप्त किया जाता है। कर ऐच्छिक भुगतान या दान नहीं है, वरना विधायी अधिकारिता के अंशदान के रूप में उद्ग्रहित है। देखिए, इस डेफिनेशन को थोड़ा अपन एक्सप्लेन करके देखते हैं। इसमें जो कुछ टेक्निकल वर्ड हैं उनको समझिएगा। विधायी अधिकार हैं, सरकार अपनी मर्जी से, क्या सरकार अपनी मर्जी से कोई कर नहीं लगा सकती। कोई भी कर लगाने से पहले उसको संविधान में अधिकार लेना पड़ता है, और ये अधिकार उसको कैसे मिलता है? फॉर एग्जाम्पल, कोई भी टैक्स उसको लगाना है किसी भी उद्देश्य से, ठीक है, उसको आवश्यकता हुई सरकार को कि हमें इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए पैसा चाहिए और इसके लिए अपने को टैक्स लगाना है। तो टैक्स लगाने के लिए सबसे पहले उसको एक रेजोल्यूशन, एक प्रस्ताव उसको संसद में प्रस्तुत करना पड़ेगा। संसद का मतलब है आपकी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। सबसे पहले जो प्रस्ताव होगा वो लोकसभा में पारित हो जाता है, उसके बाद राज्यसभा में पारित होने के बाद राष्ट्रपति के साइन होते हैं, देन वो एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है और उसके तहत सरकार को अधिकार मिल जाएगा कि सरकार अब टैक्स लगा सकती है। ठीक है, तो वो एक विधायी अधिकार हो गया जो विधान द्वारा उसको दिया जाता है और उसके जरिए वो जनता से कर वसूल पाती है। ठीक है, आगे देखिए कि सरल शब्दों में कर एक सामुद्रिक भार है जिसको लोगों द्वारा सरकार को अवश्य भुगतान किया जाता है। मैंने बोला अनिवार्य भुगतान, ठीक है, यानी कि अवश्य चुकाना है आपको सरकार, जिसको सार्वजनिक सेवाओं की उपलब्धि में प्रयोग किया जाता है। आपको जनता को सार्वजनिक सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए फिर सरकार उस कर को यूज करती है। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ये तो है कर का अर्थ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। करों के प्रकार। कर का अर्थ देखा, अब कर कितने प्रकार के होते हैं? कर दो तरह के होते हैं। देखिए, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, थोड़ा इनको एक्सप्लेन करके अपन देखते हैं। प्रत्यक्ष कर का मतलब उस कर से होता है, देखिए सारा पढ़ना तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, मैं आपको सिर्फ इनके मीनिंग समझा रहा हूँ और मीनिंग समझने से आप अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है, प्रत्यक्ष कर का मतलब होता है जब सरकार कर लगाती है किसी व्यक्ति पे या संस्था पे, तो उस कर का भुगतान अगर उसी व्यक्ति को करना पड़ रहा है जिस पर वो लगाया जा रहा है, भुगतान भी उसी को करना पड़ रहा है और वहन भी उसी को करना पड़ रहा है। ठीक है, तो ऐसा कर आपका हो जाता है प्रत्यक्ष कर। आप ऐसे कर को किसी दूसरे व्यक्ति पर नहीं टाल सकते, इसके भुगतान की शिफ्टिंग आप नहीं कर सकते। आप पे लगाया है, आप ही को चुकाना है, आपकी वो व्यक्तिगत जिम्मेदारी है उस कर को चुकाना। तो ऐसा कर आपका प्रत्यक्ष कर हो जाएगा। और ऐसे कर का जो सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है वो है आयकर। ठीक है, एकमात्र उदाहरण है प्रत्यक्ष कर का, वो है आयकर। ठीक है, दूसरा है आपका अप्रत्यक्ष कर, जैसे इसका उल्टा है। ठीक है, देखिए अप्रत्यक्ष कर का मतलब उस कर से है जो लगाया तो किसी और पे जाता है, यानी कि लगाते तो जनता पे ही है, पर उस कर का भुगतान क्या होता है, टाल दिया जाता है, यानी कि किसी दूसरे व्यक्ति पर उसको शिफ्ट कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप कोई व्यापारी है, ठीक है, वो आपसे जीएसटी वसूल कर रहा है। ठीक है, प्रोडक्ट की कॉस्ट में शामिल करके आपसे जीएसटी, छोड़िए जीएसटी को अपन उसमें अलग तरह से लेंगे, जीएसटी से पहले के कर की बात करता हूँ मैं। जीएसटी आने से पहले आपसे कई तरह के कर वसूल किए जाते थे। फॉर एग्जांपल, वेट है, सीएसटी है और क्या नाम से कस्टम ड्यूटी है। इस तरह के बहुत सारे कर आपसे प्रोडक्ट के कॉस्ट में शामिल किए जाते थे। एक्साइज ड्यूटी है, मनोरंजन कर है, इस तरह के आपसे कर वसूल किए जाते हैं। ठीक है, बट जिसने आपसे ये कर वसूल किया है वो उसने चुकाया, उसने है, भुगतान आपसे उसने प्राप्त किया है। ठीक है, बट चुका कौन रहा है, आप चुका रहे हो, उसकी लायबिलिटी नहीं है, उसने तो सिर्फ आपसे वसूल किया है। फाइनली इस कर का बोझ किस पे पड़ रहा है, अंतिम उपभोक्ता पर। तो ये कर क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है।
फाइनली इसका भार जो उठाता है वो होता है उपभोक्ता, ठीक है। तो ऐसा कर जिसको टाला जा सकता है, शिफ्ट किया जा सकता है किसी अन्य व्यक्ति पर, तो ऐसा कर आपका क्या हो जाएगा, अप्रत्यक्ष कर, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। अप्रत्यक्ष करों के कुछ उदाहरण हैं जो मैं आपको थोड़ा जूम करके बता देता हूँ। देखिए इसमें लिखा हुआ है अप्रत्यक्ष कर, वो में सबसे पहले तो आपका आता है उत्पाद शुल्क, एक्साइज ड्यूटी, सीमा शुल्क, सेवा कर, सीएसटी। ये जीएसटी आने से पहले लगाए जाते थे एक प्रोडक्ट की कॉस्ट पे, इतने सारे कर थे। अब इन सभी को मर्ज करके क्या बना दिया है, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो कर की प्रक्रिया काफ़ी आसान हो चुकी है। देखिए वेट, प्रवेश कर, क्रय कर, मनोरंजन कर, लॉटरी, शर्त, जुए पर कर, विलासता कर, विज्ञापन, इतने सारे कर। देखिए आपको यकीन नहीं होगा, जीएसटी में लगभग 17 तरह के कर और 34 प्रकार के उपकर, इन सबको समाहित करके जीएसटी को बनाया गया है। कितने कर आप लोग चुकाते थे और आप लोगों को एहसास भी नहीं होता था कि अपन कर चुका रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ आप जीएसटी की विशेषताओं में भी पढ़ेंगे आखिर में क्या होती है, ठीक है। अप्रत्यक्ष कर आपके क्लियर हो गए होंगे। देखिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, अपन ये नीचे कुछ लिखा हुआ है। भारत में अप्रत्यक्ष कराधान में 1 जुलाई 2017 से क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। ये 1 जुलाई 2017 आपको सबको याद होंगे आखिर क्या हुआ था इस दिन। जीएसटी इसी दिन से लागू देश में किया गया था, जिसके दिन एकीकृत अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था में अनेक केंद्रीय और राज्य स्तरीय अप्रत्यक्ष करों को एकल कर में समाहित किया गया। एकीकृत अप्रत्यक्ष कर मतलब कि जीएसटी पूरे देश के लिए, एक राष्ट्र एक टैक्स, ठीक है, जिसमें जिसे माल एवं सेवा कर कहते हैं। अप्रत्यक्ष कर सुधार के क्षेत्र में जीएसटी का प्रचलन भारत में एक प्रमुख चरण है। सीमा शुल्क पूर्व की भांति जीएसटी पश्चात भी लागू रहेगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। देखिए जीएसटी आने के बाद भी कुछ ऐसे कर हैं जो वैसी ही अवस्था में लागू रहेंगे, जिसमें से आपका एक उदाहरण है सीमा शुल्क, और आपके कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनको बाहर रखा है जीएसटी से। वो सारी चीज़ें अपन इसी चैप्टर में आगे देखेंगे, ठीक है। देखिए अब आप आगे बढ़ते हैं अपन। देखिए थोड़ा सा और बहुत ही सरल रूप में आपको कर को बताया है। देखिए कर के 2 प्रकार, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर के बारे में मैं बता दिया आपको कि क्या होते हैं। अप्रत्यक्ष कर जिसको अपन टाल सकते हैं, और प्रत्यक्ष कर जिसको अपन टाल नहीं सकते किसी अन्य व्यक्ति पर। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है, प्रत्यक्ष करों की दरें प्रगतिशील होती है और अप्रत्यक्ष करों की दरें, टैक्स की रेट जो होती है वो होती है प्रतिगामी, घटती हुई होती है। यानी कि प्रतिगामी का मतलब घटती हुई दरें। जो विलासता वाली वस्तुएं, जो अधिक मूल्य की वस्तुएं होती हैं, जिनको उच्च वर्ग उपभोग करता है, उन पर टैक्स की रेटें, यानी कि उच्च वर्ग वस्तु जो उपभोग करेगा, उच्च वर्ग की आय ज़्यादा होती है, ठीक है, और उसके द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं पर करों की दरें भी ज़्यादा रखी जाती हैं, अप्रत्यक्ष करों की दरें, ठीक है। तो इसमें अप्रत्यक्ष करों में जो कर की दरें होती हैं वो होती है प्रतिगामी, यानी कि घटती हुई, और प्रत्यक्ष कर में क्या होता है, कर की दरें प्रगतिशील होती है, यानी कि बढ़ती हुई दरें होती है प्रत्यक्ष करों में। एकमात्र आपका प्रत्यक्ष कर है आयकर, और आप देखेंगे कि इसकी कर की दरें जो होती हैं वो बढ़ती हुई होती है। हाँ, इसको इनकम के स्लेब बना दिए जाते हैं कि 0 से 3 लाख कोई टैक्स नहीं होगा, इससे 3 से 5 लाख में 10%, फिर उससे ज़्यादा में 20%, इस तरह से करों को, यानी कि जिसकी ज़्यादा आय है उस पर ज़्यादा टैक्स लगाया जाता है। अब देखिए इसको एक 3D डायग्राम से इसको बहुत अच्छे तरह से समझाया है प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर को। देखिए प्रत्यक्ष कर में टैक्स को कौन उचारा, वही व्यक्ति जो उसका भुगतान करता है, जो वही उसको वहन करता है। फर्स्ट जो 3D डायग्राम आपको दिख रहा है, इसको क्लियर हो रहा है कि प्रत्यक्ष कर में क्या होगा, उसी को वो वहन करना है और उसी को वो चुकाना है। अप्रत्यक्ष कर में देखिए उसका भार कोई उठा रहा है और उसको धकेल कोई और रहा है, यानी कि उसका भुगतान तो कोई और कर रहा है पर उसको किसी और पे वो शिफ्ट कर रहा है। ये क्लियर हो जाता है, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है कि प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर क्या होते हैं। आई थिंक बहुत ही अच्छे तरह से क्लियर हो गया होगा। उदाहरण भी हैं अप्रत्यक्ष करों के, सबसे इंपॉर्टेंट उदाहरण है माल एवं सेवा कर और सीमा शुल्क। अब मात्र देश में सिर्फ ये 2 ही कर बचे हैं, आपको पढ़ने कौन कौन से हैं, सीमा शुल्क और माल एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी, और दूसरा है प्रत्यक्ष कर आयकर। कर 2 तरह के हो जाएंगे और इन सब दोनों का मिला के आपका एक ही पेपर है टैक्सेशन, जिसमें अप्रत्यक्ष कर और प्रत्यक्ष कर दोनों हैं। प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है आपका आयकर। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अप्रत्यक्ष करों की विशेषताएं देखिए, इनको काफ़ी सिंपल, ज़्यादा वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा मैं, इसको बस 20 मिनट का वीडियो रखूँगा। अगला इस टॉपिक को अपन 2 या 3 वीडियो में कवर करेंगे। आपको कोई भी वर्ड जो टेक्निकल वर्ड आपको लगे, समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बता दें, ताकि उसको मैं अलग से एक्सप्लेन कर दूंगा आने वाले वीडियो में।
अप्रत्यक्ष करों की विशेषता देखिए, राजस्व का महत्वपूर्ण स्रोत है। सरकार के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स है इनकम का, जो कोष प्राप्त करने का, वो है अप्रत्यक्ष कर। आयकर से यानी कि प्रत्यक्ष करों से इतनी इनकम नहीं होती है सरकार को जितनी अप्रत्यक्ष करों से होती है। आप देखिए नीचे जो लाइन लिखी हुई है, केंद्रीय सरकारें और राज्य सरकारों को कर राजस्व का 50% से अधिक भाग अप्रत्यक्ष करों द्वारा प्राप्त होता है। सरकार के पास राजस्व के दो स्रोत हैं करों में, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। उनमें 50% जो राजस्व मिलता है वो अप्रत्यक्ष करों से ही मिलता है, ठीक है। बाकी आपकी जो डायरेक्ट टैक्स है, आई टैक्स, उससे मिलता है, इनकम टैक्स उससे मिलता है, ठीक है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 50% कोई छोटा मोटा शेयर नहीं होता है, इससे सारा राजस्व आपको गवर्नमेंट को प्राप्त होता है। अगला देखिए, वस्तु एवं सेवाओं पर कर। अप्रत्यक्ष कर होते हैं जो वस्तु एवं सेवाओं पर लगाए जाते हैं, उनके उत्पादन पर, उनके स्थानांतरण, उनके उपभोग पर, ठीक है। ये कर वस्तुओं के निर्माण, पॉइंट को मैं पढ़ लेता हूँ। वस्तु एवं सेवाओं पर कर, ये कर वस्तुओं के निर्माण पर या क्रय या विक्रय या उनके आयात निर्यात के समय लगाए जाते हैं। उद्ग्रहित का मतलब होते हैं लगाए जाते हैं, लेवीड किया जाता है। अतः इसको वस्तु करारोपण भी कहते हैं, क्योंकि ये वस्तुएं सेवाओं पे लगाए जाते हैं, इसलिए इनको वस्तु करारोपण भी कहते हैं, ठीक है। ये सेवाओं के प्रावधान पर भी लगाए जाते हैं। दो चीज़ें हैं, गुड्स और सर्विसेज, इन दोनों पर टैक्स लगाए जाते हैं, वो होते हैं आपके अप्रत्यक्ष कर। भार की शिफ्टिंग, अप्रत्यक्ष करों की जो महत्वपूर्ण विशेषता है भार की शिफ्टिंग, यानी कि भुगतान कोई और करता है और उसको वहन कोई और करता है, इसका मतलब ये है, इनको शिफ्ट किया जा सकता है। प्रत्यक्ष कौंचना अनुभूति, इसके लिए मैंने आपसे पहले भी थोड़ा डिस्कस किया था। सबसे पहले प्रत्यक्ष कौंचना अनुभूति नहीं, मतलब नो परसेप्शन ऑफ डायरेक्ट पिंच, समझ रहे हो। इसका मतलब आप अगर इसका हिंदी अर्थ करोगे तो थोड़ा अलग निकलता है, पर मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है। प्रत्यक्ष कौंचना अनुभूति नहीं, आपको एहसास ही नहीं होता है कि आप टैक्स चुका रहे हो। अप्रत्यक्ष करों की क्या विशेषता है, जबकि आप हर जगह टैक्स चुका रहे हो और आप भी जनता ही टैक्स चुका रही है, सरकार मतलब आपको एहसास नहीं हो पाता है कि आप टैक्स चुका रहे हो। एक छोटी सी टॉफ़ी या चॉकलेट आप खरीद रहे हो तो आप सीधा सरकार को टैक्स चुका रहे हो। उस चॉकलेट की जो कॉस्ट है उसमें जीएसटी फलां ढीम का 17 तरह के टैक्स उसमें शामिल है और आपको एहसास नहीं होता। आप खरीद के लिए आए, बस आपने उसका उपभोग कर लिया और आपको एहसास ही नहीं हुआ कि मैंने टैक्स चुका दिया, ठीक है। वो व्यापारी ने आपसे वसूल कर लिया और उस टैक्स को वो अब जब रिटर्न फाइल करेगा तो सरकार के खाते में उसको जमा करवाएगा। क्या अपन को एहसास हुआ कि अपन ने टैक्स चुका दिया? नहीं होता। वही चीज़ यहाँ पर कह रहा है। मुद्रा प्रसार, देखिए जीएसटी या जो दूसरे टैक्सेस हैं वो प्रोडक्ट की कॉस्ट में शामिल किए जाते हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है अगर प्रोडक्ट की कॉस्ट में इनको शामिल किया जाएगा, उत्पादक होते हैं, निर्माता होते हैं, व्यापारी जो भी होते हैं, इन टैक्स को कॉस्ट में जोड़ के आपसे वसूल करते हैं, तो वस्तुएं सेवाओं की लागत बढ़ेंगी, मूल्य बढ़ेंगे। अब मूल्य बढ़ने का सीधा सा मतलब क्या होता है? मुद्रा प्रसार, कीमत स्तर में वृद्धि हो जाती है तो मुद्रा प्रसार होता है, ठीक है। तो अप्रत्यक्ष करों के कारण मुद्रा प्रसार होता है। विस्तृत कर आधार, विस्तृत कर आधार का मतलब होता है कि वस्तु सेवा पर टैक्स लगाने के अप्रत्यक्ष करों की स्थिति में सरकार के पास कई आधार होते हैं। वो किसी भी चीज़ को या आवश्यकता को आधार बनाकर या किसी भी समस्या या परिस्थिति को आधार बनाकर आप में किसी भी तरह का अप्रत्यक्ष कर वो लगा सकती है। उसके पास कई आधार होते हैं। प्रवर्तकों की कल्याणकारी सहायता, देखिए ये थोड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं या कुछ ऐसे वस्तुएं हैं जिन पे सरकार अलग से टैक्स लगाती है जीएसटी के अलावा, और ऊंची दर से टैक्स लगाती है। फॉर एग्जांपल आपकी नशीली ड्रग्स वाली जो वस्तुएं होती है उन पर सरकार काफ़ी ऊंची दर से कर लगाती हैं। और इन वस्तुओं को देखिए, इसमें क्या बोला है? सिन गुड्स, ठीक है। सिन गुड्स याद रखिए, क्या जीके के हिसाब से भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है ये। शराब उत्पाद, तंबाकू उत्पाद, इन पर सरकार कर की दरें ऊंची रखती है और जो पैसा मिलता है उसको कल्याणकारी कार्यों में उसको उपयोग में लिया जाता है। प्रतिगामी प्रकृति है, जैसा कि मैंने बताया पहले, अप्रत्यक्ष करों की दरें प्रतिगामी रखी जाती है। विलासता वाली वस्तुओं पर ज़्यादा टैक्स, अनिवार्य वस्तुओं पर कम टैक्स। अब देखिए विलासता वाली वस्तुएं आप अच्छी तरह से जानते हो, जो उच्च वर्ग द्वारा उपभोग की जाती है उन पर टैक्स की ज़्यादा रेट रखी जाती है। और अनिवार्य वस्तुएं जिनको आम जनता भी उपभोग करती है, कंपलसरी है, उनका उपभोग तो करना ही पड़ेगा सभी को, जैसे नमक है, गेहूँ है, खाद्यान्न की वस्तुएं हैं, इन पर टैक्स नाम मात्र या बिल्कुल भी नहीं रखा जाता है, ठीक है। तो कर की दरें क्या होती हैं? प्रतिगामी। 19 मिनट का वीडियो हो चुका है। आई थिंक इस वीडियो में आप लोगों को जीएसटी की विशेषताएं खूब रहेंगी। वीडियो काफ़ी बोरिंग हो जाएगा अगर लंबा हो जाएगा तो। भारत में जीएसटी का इतिहास अपन अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा।
हाँ, इस अब तक की वीडियो में जो चीज़ें आपको जो समझ में नहीं आई हो वो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं, और साथ ही मुझे ये भी बताएं कि क्या इस तरह से पढ़ना आपके लिए ठीक रहेगा। मुझे फीडबैक दें और किस तरह से मुझे सुधार करना है, या अपनी वॉइस में या वीडियो में किस तरह से। देखिए, जीएसटी एक प्रैक्टिकल टॉपिक है, इसको जहाँ तक कोशिश होगी अपन बोर्ड में भी आपको मैं वीडियो बना के डालूँगा, फिर मुझे आप बताना कि किस तरह का अपन को पढ़ने में ठीक रहेगा। ठीक है, तो हैव ए गुड डे।